अंजलि जैस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मामा जी घर आ रहे होंगे में काल होगा। मामा जी घर आ रहे होंगे, इसमें काल बताना है। क्या काल होगा? सामान्य भविष्यत काल होगा, या सामान्य वर्तमान काल होगा, या संदिग्ध वर्तमान काल होगा, या संभाव्य भविष्यत काल होगा। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। जो सोच रहे हैं भविष्य काल गागेगी, देख के देखिए वो रॉन्ग है। ठीक है, देखिए अच्छा बताइए भविष्य काल कितने प्रकार के होते हैं? भविष्य काल 3 प्रकार का होता है। भविष्य काल देखिए कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक, देखिए जो ये प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें सिर्फ ये प्रैक्टिस सेट करने से ही सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बिल्कुल अच्छे से। देखिए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देखिए पहला क्या होता है? सामान्य भविष्य काल होता है। सामान्य भविष्यत काल होता है। सामान्य भविष्यत काल में क्या होता है? जैसे वह जाएगा, वह पढ़ेगा, वह बाजार से फल लाएगा, ये क्या होता है? सामान्य भविष्यत काल होता है। देखिए एक होता है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल, ठीक है। संभाव्य भविष्यत काल क्या होता है? जैसे शायद मैं कल करोड़पति बन जाऊं। गागे की आना जरूरी नहीं होता है। शायद वह कल पिटे, ठीक है। शायद वह कल आ जाए, तो क्या होता है? ये आ जाए, कल की बात, फ्यूचर की बात करते हैं और गागे की आना जरूरी नहीं होती। जब आप संभावना करते हैं तो संभाव्य भविष्यत काल होता है। देखिए फिर एक होता है हेतु मद भविष्यत काल। हेतु मद भविष्यत काल। देखिए हेतु मद भविष्यत काल क्या होता है? ये कंडीशनल होता है, शर्त पे होता है। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, यदि तुम ऐसा करोगे तो वैसा होगे। यही आपका क्या होता है? कंडीशनल होता है। जैसे यदि वह पढ़ेगा तो नौकरी पाएगा, देखिए ये क्या होता है? हेतु मद भविष्यत काल। यदि ऐसा करेगा तो फिर वैसा होगा, तो ये हेतु मद भविष्यत काल होता है। ठीक है, भविष्यत काल क्लियर हुआ। पहला सामान्य भविष्यत काल, फिर एक होता है संभाव्य भविष्यत काल। शायद कल मामा जी आए, देखो जो ऐसे मामा जी घर आ रहे होंगे, शायद कल मामा जी आए, ये संभाव्य भविष्यत काल होता है। हेतु मद भविष्य काल कंडीशनल होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम बताना है आपको। संबंधवाचक कुछ, कौन, जो, आपका, इसमें कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है? बताइए। देखिए इसमें क्या है? आपका राइट आंसर जो होगा। जो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। देखिए सर्वनाम क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। सर्वनाम जो होता है जो संज्ञा के जगह पर प्रयोग होता है। जैसे मैं लिखूं राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का, अच्छा लड़का है। देखिए जो क्या होता है? राम अच्छा लड़का है, राम क्या है? संज्ञा है। और इसी राम की जगह पे मैं लिखूं वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है। तो देखिए यहाँ वह क्या है? ये सर्वनाम है। जो संज्ञा के जगह पे प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? सर्वनाम होता है। देखिए तो सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? अगर मैं बात करूं सर्वनाम के भेद कितने हैं? सर्वनाम 6 होते हैं, याद कर लीजिएगा। सर्वनाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न बनता है इससे। सर्वनाम के भेद कितने या सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? तो कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। अगर पूछे कुल कितने सर्वनाम है, ये यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है कि कुल कितने सर्वनाम है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए भेद तो 6 होते हैं, लेकिन जब कुल सर्वनाम की बात आएगी तब वो 11 होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी हाल ही में एसआई में आया हुआ प्रश्न है ना। तो
ठीक है, याद रखिएगा सर्वनाम के भेद कितने 6, कुल सर्वनाम कितने 11, याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल सर्वनाम कितने 11। देखिए सर्वनाम के भेद की अगर हम बात करें तो देखिए कितने होते हैं। एक होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आपको 3 पुरुष पढ़ने को मिलेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ना। तो ये भी आपको प्रथम पुरुष में होता है वह, हाँ, मैं और हम। देखिए मध्यम में तुम और उत्तम में वह वे सब वे सब वे दोनों, ऐसे आता है, ये आपका उत्तम में आता है। ठीक, उसके बाद बात कर, ये पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कभी प्रश्न आ जाए कौन 3 कितने प्रकार के होते हैं, 3। ठीक है, आपको जैसे दे दिया तुम कौन सा सर्वनाम है, तो मध्यम पुरुष। ठीक, कैसा पुरुष है, मध्यम पुरुष है। ठीक, देखिए इसके बाद देखिए निश्चय, देखिए निश्चयवाचक, वाचक मैं यहाँ डैश दे रही हूँ, उसे समझिए वाचक सर्वनाम। फिर देखिए उसके बाद एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर उसके बाद देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे कौन, क्या, किसको, ये होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब कौन आ रहा है, कैसा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन लिख रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, आगे देखिए एक होता है संबंधवाचक सर्वनाम। एक मिनट, ये संबंध रॉन्ग हो गया, संबंध वाचक सर्वनाम। अभी देखा जैसे आप लोगों ने यहाँ जो दिया था, जैसे देखिए जो करेगा सो भरेगा, जो बोगे वो काटोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पूछा जाए कौन सा सर्वनाम, तो संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जब जो सो करके देता है तो वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक, उसके बाद देखिए एक होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो स्वयं करता है, जैसे मैं अपने आप चली जाऊंगी, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगी, वह अपने आप खेल लेगा। जब अपनी निजता की बात होती है तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक जब कोई निश्चित होता है, ठीक है, अनिश्चयवाचक उसमें कोई भी निश्चित नहीं होता है, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कुछ, जैसे निश्चय होता है, अनिश्चय में जैसे कुछ होता है ना, कुछ होता है, कोई होता है, ये क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक जैसे कौन, तुम, से कौन आ रहा है, कौन लिख रहा है, कौन जाएगा, तो ये क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़, आगे देखिए अगला प्रश्न है, माला चित्र बनाती है, ये वाक्य है। ठीक है, वाक्य बहुत सारा, देखिए वाच्य में वाच्य बताना है, वाक्य में कौन सा वाक्य है, वाक्य में वाच्य बताना है कि कौन सा वाच्य। देखिए माला चित्र बनाती है, ये कर्तृवाच्य है। क्यों, देखिए यहाँ पे कर्ता प्रधान है। ठीक है, ठीक, कर्तृवाच्य। ठीक, क्या है यहाँ पे, कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य की बात करें, देखिए इसको उदाहरण मैं दे रही हूँ, जहाँ कर्म की प्रधानता होती है। जैसे रोगी को दवाई दी गई, रोगी को दवाई, क्या दिया गया, दवाई दी गई। देखिए दवाई दी गई, यहाँ रोगी की प्रधानता नहीं, यहाँ दवाई की प्रधानता है। ठीक है, यहाँ कर्म की प्रधानता, तो जहाँ कर्म की प्रधानता होती है वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। भाववाच्य, देखिए भाववाच्य क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं असमर्थता। देखिए असमर्थ, जिसमें नहीं आता है केवल वही भाववाच्य नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं जिसमें नहीं आ जाए वो भाववाच्य होता है, ऐसा नहीं है। देखिए समर्थता भी होता है, असमर्थता भी होता है। समर्थता, हाँ, असमर्थता। देखिए जैसे कुछ लोग कहते हैं उससे चला नहीं जाता, जैसे असमर्थता की बात करें, जैसे मुझसे रोया नहीं जाता, मुझसे रोया नहीं जाता। यहाँ क्रिया की प्रधानता नहीं होती। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया कर्म की प्रधानता होती है, यहाँ क्रिया की प्रधानता होती है। भाववाच्य में क्या होता है, क्रिया की प्रधानता। जैसे देखो रोया नहीं जाता, ये आपका भाव, एक भाव झलक रहा है। ठीक है, जैसे असमर्थता की बात करूँ, मुझसे हंसा जाता है, मुझसे हंसा जाता है, हंसा जाता है।
देखिए मुझसे हंसा जाता है, यहाँ भी क्या है, भाववाच्य है। देखिए मुझसे हंसा जाता है, उससे खेला जाता है, उससे कपड़े धोए नहीं जाते हैं, ये मुझसे चला नहीं जाता है, ये सब क्या है, भाववाच्य है। ठीक है, जहाँ क्रिया एक बात वाक्य में मैं कह लूँ, एक शब्द में कह लूँ तो क्रिया की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता। देखिए माला चित्र बनाती, चित्र कौन बनाता है, माला चित्र बनाती, ये कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। रोगी को दवाई दी गई, दवाई की यहाँ प्रधानता है। लेकिन भाववाच्य में क्या होता है, क्रिया की प्रधानता होती है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता, ठीक है, मुझसे हंसा नहीं जाता, रोगी से रोया नहीं जाता, रोगी से ना बैठा नहीं जाता, तो यह क्या है, आपका भाववाच्य है। ठीक, आगे बढ़ो, चलिए चलिए देखिए अगला प्रश्न है, राम बाजार से 4 किलो आटा लाया में विशेषण बताना आपका कौन सा विशेषण है। देखिए 4 किलो आटा लाया है, इसमें आपको बताना है अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक है, सार्वनामिक विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण है। देखिए बताइए इसमें कौन सा है, आपको फटाफट दीजिए। देखिए कौन सा है, 4 किलो आटा लाया है, ठीक है। देखिए परिमाण क्या होता है, देखिए परिमाण मैं बताऊं आप लोगों को, परिमाण क्या होता है, पहले परिमाण जान लीजिए। परिमाण होता है जो नाप तौल की चीजें लाते हैं, जिसे गिने ना जा सके, ठीक है, नाप तौल किया जा सके, ठीक है, वो क्या होता है, परिमाण होता है। और संख्या जो होती है उससे गिना जा सकता है, क्या होता है, उसको गिना जा सकता है, 4 5 6 कितनी वस्तु है उसको गिन सकते हैं, तो गिना, तो ये निश्चित, ठीक है। तो परिमाण ये क्या है, आपका परिमाण है, सॉरी ये परिमाण है, अड़े है, ठीक है, परिमाण मतलब नाप तौल की चीजें। देखिए तो आटा क्या करते हैं, नाप तौल ही करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये परिमाणवाचक ही होगा। ठीक, अब ये देखना ये निश्चित है कि अनिश्चित है। देखिए 4 किलो आटा लाया तो निश्चित है ना, तो क्या होगा, निश्चित वाला परिमाण। अनिश्चित में क्या होगा, जब राम बाजार से कुछ आटा लाया, तो जहाँ निश्चित ना हो पाए तो वहां पे क्या होता है, अनिश्चयवाचक परिमाण विशेषण होता है। जब निश्चित होता है तो क्या होता है, तो जैसे 4 किलो आया आटा लाया, 5 किलो लाया, 6 किलो लाया, जब निश्चित होता है तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, देखिए जब सर्वनाम के बाद तुरंत संज्ञा लग जाती है तो उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जैसे देखिए, वह पक्षी उड़ रही है, देखिए वह पक्षी उड़ रही है। देखिए यहाँ देखिए वह क्या है, सर्वनाम है, और सर्वनाम के तुरंत बाद क्या है, संज्ञा आई है। तो जब सर्वनाम के तुरंत बाद आती है संज्ञा तो उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह मकान मेरा है, ठीक, देखिए यहाँ वह क्या है, वह के तुरंत बाद मकान आया है। जैसे यह पेड़ उसका है, तो देखिए यहाँ यह सर्वनाम है और यह के तुरंत बाद क्या आया, पेड़ आया है, यानी संज्ञा आई है, तो यह क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। मतलब सर्वनाम के तुरंत बाद जब संज्ञा आती है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। निश्चित परिमाणवाचक मैंने बताया, जब कोई चीज निश्चित होती है, परिमाण जैसे 4 किलो आटा लाया तो ये निश्चित है। गुणवाचक विशेषण, देखिए गुणवाचक विशेषण में जब रंग रूप के बारे में बताते हैं, उसे गुण के बारे में बताते हैं, जैसे वह भला आदमी है ना, वह तिकोना है, जैसे ये चकोर है, कोई चीज़ हो गया, तो वहाँ पे उसे गुण बताते हैं, तो वो क्या होती है, गुणवाचक विशेषण होता है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। यहाँ आपको चारों देखने को मिल गया, मैंने चारों अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया। यहाँ आपको आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो मैं आगे बढ़ूँ। अगला प्रश्न देखिए, संजय बहुत देर से टहल रहा है, कौन सी क्रिया है, बताना है क्रिया। हाँ, देखिए यहाँ पे सकर्मक है, अकर्मक है, प्रार्थक है, संयुक्त है, तो बताइए इसमें क्या होगा। देखिए संजय बहुत देर से टहल रहा है, देखिए अकर्मक है कि सकर्मक, ये जानने के लिए हम क्या लगा के देखते हैं। संजय बहुत देर से क्या टहल रहा है, कोई जवाब मिला, नहीं मिला, तो ये क्या होगा, अकर्मक होगा, ठीक है, अकर्मक। सकर्मक की बात करें, जैसे वह पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ अगर हम क्या लगा के देखें, वह क्या पढ़ रहा है,
पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ जवाब मिल रहा है ना। जब क्या लगा कि हम देखते हैं, अगर हमें जवाब मिलता है तो वो सकारात्मक होता है। जैसे वह पानी पी रहा है, क्या पी रहा है, पानी पी रहा है। वह लिख रहा है, क्या लिख रहा है, कुछ तो लिख रहा होगा, कहानी लिख रहा होगा, इतिहास लिख रहा होगा, भूगोल लिख रहा, कुछ तो लिख रहा होगा, तो वो सकारात्मक, जहाँ क्या में जवाब मिलता है वो सकारात्मक होता है। ठीक, जैसे वो अपने पिताजी के साथ बाजार गया, क्या गया, वह बाजार गया, क्या गया, जवाब मिला, गया क्या है, अकर्मक है। ठीक, प्रेरणार्थक देखिए क्या होती है, जब किसी के द्वारा काम करवाया जाता है। प्रेरणा तो हम लोग सबसे लेते हैं, कोई ना कोई किसी चीज से लेता ही है, लेकिन प्रेरणार्थक होता है जब किसी के द्वारा काम करवाया जाता है। जैसे मालिक नौकर से सफाई करवाता है, मालिक नौकर से सफाई करवाता है। जब हम किसी से कुछ काम करवाते हैं तो वो क्या होती है, प्रेरणार्थक होता है। संयुक्त क्रिया देखिए क्या होता है, जब दो क्रियाएं साथ में आती है। ठीक, लगाए थे। जैसे देखिए, सीता स्कूल चली गई, सीता स्कूल चली गई। देखिए यहाँ पे दो क्रियाएं आ रही। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, जब दो क्रियाएं साथ में आती है। देखिए यहाँ पे चली, चली चलना एक क्रिया होती है। गई, गई यानी जाना, से वेंट लगाते ना, गो वेंट गोन, जाना, तो जाना भी क्या है, एक क्रिया है, गई एक क्रिया है। तो देखिए जब दो क्रियाएं साथ में आती है, जैसे वो पढ़ने लगी, पढ़ना एक क्रिया है, लगना भी एक क्रिया है, तो वहाँ पे संयुक्त क्रिया होती है। तो ये क्या है, संयुक्त क्रिया है। सब समझ में आ गया, सकर्मक आ गया, अकर्मक भी आ गया, प्रेरणार्थक भी आ गया, संयुक्त क्रिया भी आ गई। आगे देखिए, दीर्घायु हो किस प्रकार की विस्मयादि बोधक अव्यय है। ठीक है, हर्षबोधक, संबंध बोधक, आशीर्वाद बोधक। तो जानते ही है, ये तो आशीर्वाद ही है। जब किसी से हम आशीर्वाद लेने जाते हैं तो मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग यानी दीर्घायु हो। ठीक है, तो ये आशीर्वाद बोधक है। ठीक, अच्छा देखिए, आशीर्वाद वर्तनी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं, ठीक, हाँ, ठीक है। तो देखिए आशीर्वाद ये आपको रॉन्ग होता है, क्योंकि जो र होता है ये, इसे रेफ र कहते हैं। जो ये र होता है इसे कहते हैं रेफ र। इम्पोर्टेंट है, कौन सा र कहते हैं, रेफ र कहते हैं। और रेफ र जो होता है वो आपको स्वर के बाद और व्यंजन से पहले आते हैं। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, ये जो ये वाला र होता है, ये से उड़ंतुआ र जिसे कहते हैं, इसको रेफ र कहते हैं। आधा र भी होता है और रेफ र भी कहते हैं। ठीक, वर्तनी की दृष्टि से आशीर्वाद देखिए गलत है। ठीक, आशीर्वाद ऐसे ही लिखा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। देखिए हिंदी खड़ी बोली का बताना है। प्रथम महाकाव्य क्या है, प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास किसका है तो बताइएगा, हरिऔध का। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध का टाइटल इनका हरिऔध है। ठीक है, पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, चलिए इनकी और रचनाओं के बारे में हम दो रचनाएं रोज पढ़ेंगे। ठीक है, लगभग इनकी एक है वैदेही वनवास। ठीक है, क्या है, वैदेही वनवास, वैदेही वनवास। देखिए अध खिला फूल बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, अध खिला फूल, अध खिला फूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, याद रखिएगा। ठीक है, साकेत किसकी है तो बताइए, मैथिली शरण गुप्त की है। अच्छा मैथिली कैसे लिखा था आप लोग बताइए, क्या ये मैथिली मैंने सही लिखा है, मैथिली होता है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। वर्तनी में ये भी आता है, याद रखिएगा मैथिली कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की और एक रचनाएं आप लोग बताइए फटाफट। देखिए एक होता है जयद्रथ वध, जयद्रथ वध। देखिए भारत भारती, भारत भारती। मैं दो रचनाएं क्लियर करूंगी इसमें। ठीक है, सबकी। सामधेनी बताइए किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर। देखिए दिनकर मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, इनकी और रचनाएं बताइए। देखिए रश्मि रथी कुरुक्षेत्र,
उर्वशी। देखिए उर्वशी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए मिला है। किसके लिए? उर्वशी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध बताइए। देखिए श्याम नारायण पांडे, श्याम नारायण पांडे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पांडे ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए मुझे चांद चाहिए किस विधा की है? देखिए मुझे चांद चाहिए बताइए। देखिए ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। किसकी है? देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सुरेंद्र वर्मा की है। सुरेंद्र वर्मा, ठीक है, सुरेंद्र वर्मा। ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे चांद चाहिए। मुझे देखिए मुझे चांद चाहिए, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, जो कि इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मुझे चांद चाहिए के लिए किसको मिला है? सुरेंद्र वर्मा को। ठीक, आगे देखिए आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं। देखिए आषाढ़ का एक दिन किसका है? तो ये मोहन राकेश का है। किसका है? मोहन राकेश का है। ठीक, मोहन राकेश का। और बताइए इनके। देखिए आधे अधूरे, आधे आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, हाँ, आखिरी चट्टान, लहरों के राजहंस। अच्छा जयशंकर प्रसाद की बताइए। कामायनी तितली, कामायनी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये महाकाव्य है। तितली, तितली, आशु, लहर, ठीक है। सुरेंद्र वर्मा की अभी हमने देखा मुझे चांद चाहिए, ठीक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र की बताइए। देखिए सन्यासी, देखिए सन्यासी लिखते कैसे हैं? सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जिसका गलत हुआ है वो भी ध्यान देगा, ठीक है। सन्यासी देखिए इस तरीके से लिखते हैं, आप लोग बहुत गलत कर देते हो। देखो सन्यासी, ठीक है, और वर्तनी की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है सन्यासी। देखिए अगर सन्यासी का क्योंकि संधि विच्छेद करते हैं, देखो म प्लस न्यासी होता है, म प्लस न्यासी होता है। और देखो ये जब म ऊपर वो होता है तो वो अंक की मात्रा हो जाती है। तो सन्यासी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, वर्तनी में बहुत पूछा। आगे देखिए राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए राग दरबारी किसकी है? श्रीलाल शुक्ल की है। किसकी है? श्रीलाल शुक्ल की है। देखिए नरेश मेहता की बात करें तो डूबते मस्तूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। डूबते मस्तूल, डूबते मस्तूल। बोलने दो चिड़ी, चिड़ी को सॉरी, बोलने दो चिड़ को। देखिए अगला प्रश्न है, कहा कैकेयी ने सक्रोध, कहा कैकेयी, देखिए कहा कैकेयी ने सक्रोध दूर हट, दूर अरि निर्बोध। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वात्सल्य है, विभत्स है, हास्य है, रौद्र है। देखिए रौद्र होगा क्योंकि यहाँ क्रोध की बात आ रही है। सक्रोध, क्रोध आ गया, कहा कैकेयी ने सक्रोध, तो क्रोध यानी रौद्र। देखिए रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है, क्रोध होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है, जहाँ हंसी की बात होती है। विभत्स क्या होता है? जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा, जुगुप्सा मतलब घृणा की बात, जैसे वह आंख निकार निकार खोदत, तब जहाँ कोई घृणित चीज का जीभ चुबला चुबला के खाए, ठीक है, जहाँ पे कोई घृणित दृष्टि होती है तो वहाँ पे विभत्स रस होता है, कोई घृणा के योग्य बातें हो रही है तो। देखिए वात्सल रस जहाँ माँ पुत्र के ममता की बात होती है,
माँ पुत्र के ममता की बात होती है। जैसे यशोदा श्री कृष्ण का कोई उदाहरण दे दे, पूछे कौन सा रस है, तो वात्सल्य रस होता है। ठीक, तो समझ में आ गया। चरण कमल बंदो हरिराई, हरिराई है, ठीक है, में कौन सा अलंकार है? देखिए उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास है, रूपक है, उपमा है। देखिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। क्या होगा? रूपक होगा। देखिए उत्प्रेक्षा की बात करें तो उत्प्रेक्षा ये हो ही नहीं सकता। क्यों? उत्प्रेक्षा में जब कभी मनु मनु मानो मनु मानो जनु जनु जानो मनहु जनहु मनहु जनहु, अगर ये शब्द आते हैं तो क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जब भी वाक्य में मनु मानो जन जानो मनहु जनहु शब्द आते हैं तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। ठीक है। अनुप्रास की बात करें, एक ही व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। एक ही व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। ठीक है, वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। ठीक है, तो जैसे देखो खड़क सिंह के खड़खड़ाने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी, तो यहाँ च च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ पे र की बार बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? अनुप्रास अलंकार है। जहाँ एक ही व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए रूपक क्या होता है? जैसे ये है चरण कमल बंदो हरिराई, जहाँ उपमेय उपमान को एक बता दिया जाए। किसको? उपमेय को और उपमान को। उपमेय को उपमान को, उपमेय उपमान में एक रूपता बतलाई जाती है। ठीक है, विभेद नहीं किया जाता। जैसे देखिए यहाँ का चरण कमल बंदो हरिराई, चरण को कमल को एक ही चीज बता दिया कि चरण कमल को एक रूपता बतला दिया। जैसे मैया मैं चंद्र खिलौना ले हो, चंद्र खिलौना को एक ही कर दिया गया, तो वहाँ पे क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। उपमा क्या होता है? जहाँ पे तुलना करते हैं, उपमेय और उपमान में तुलना की जाती है। जैसे मैया मैं चंद्र खिलौना ले हो, तो ये तो रूपक हो गया। मैया मैं चंद्र सा खिलौना ले हो, तो वो उपमा हो जाता है ना। जैसे मुख सा मुख, सॉरी हाँ एक मिनट, चंद्र सा मुख, चंद्र सा मुख तुम्हारा, मुख तुम्हारा। देखिए यहाँ चंद्र की तुलना मुख से की जा रही है, तो यहाँ पे तुलना की जा रही है। ठीक है, तो क्या होगा? उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, राधा के चरण गुलाब से की गई तो उपमा अलंकार होता है। लेकिन जब एक रूपता बतलाते हैं तो वहाँ पे, जैसे यहाँ चंद्र सा मुख को ना कहके चंद्र मुखड़ा, चंद्र मुखड़ा तुम्हारा ऐसे कह दे, चंद्र मुखड़ा तुम्हारा, तो देखो यहाँ तुलना नहीं कर रहे हैं तो वह रूपक हो जाता है। और जहाँ तुलना करते हैं वहाँ पे उपमा होती है। ठीक, जहाँ एक रूपता बतलाएंगे रूपक होता है, और जहाँ पे तुलना करते हैं वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अनुप्रास एक ही व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, और उत्प्रेक्षा में आपको ये शब्द देखने को मिलेंगे। मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु, ये आपको शब्द देखने को जहाँ मिलेंगे वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मैं उदाहरण दूँ, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनोशील मन शैल पर, आगे ना मनोशील मन शैल पर, आतप उपरियु प्रभात, कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, 2.5 मिनट की क्लासे हुई है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। देखिए कौन सा अलंकार होगा? देखिए अगर आप मात्रा लगाएंगे, इसमें सब में 16 मात्राएं आएंगी। ठीक है, लगा के देख लीजिएगा। तो इसमें देखिए कौन सा होगा? चौपाई होगा। ठीक है, चौपाई होगा। जहाँ पे 16 मात्राएं आती हैं वहाँ पे चौपाई होता है। देखिए उल्लाला में क्या होता है? 15 और 13 की मात्राएं आती हैं। ठीक है, 15 और 13, 15 13। ठीक है, शोरठा में क्या होता है? पहले में 11, दूसरे में 13, फिर 11, फिर 13। मतलब पहले और तीसरे में 11 11, दूसरे चौथे में 13 13 मात्रा। दोहा जो होता है सोरठा का उल्टा होता है। इसमें 13 11 13 11 आते हैं, यानी पहले तीसरे में 13 13, दूसरे चौथे में 11 11 मात्रा। देखिए आगे अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? देखिए अत्याचार में कौन सी संधि है? तो यड़ संधि है। देखिए संधि विच्छेद करेंगे, अति प्लस आचार, अति प्लस
आचार, तो क्या होगा अत्याचार। देखिए जब कभी ई का य होता है और ऊ का व होता है, ठीक है, कभी भी ई रहेगा तो उसको हम ई के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो वो य में बदल जाता है, अगर ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो व में बदल जाता है। देखिए यहाँ पे ई के बाद असमान स्वर आया है तो यहाँ य बदल गया है, ठीक है। तो ये आपका कौन सी संधि है, यड़ संधि। आगे देखिए, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब संवैधानिक मान्यता मिली। देखिए हिंदी को संवैधानिक राजभाषा के रूप में कब देखिए 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1950। तो कब मिला है, 14 सितंबर 1949, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है। देखिए हिंदी अपभ्रंश की किस बोली से, तो ब्राचर से बोला गया है, ठीक है, ब्राचर से, ठीक। अगर बात करें देखिए पैसाची की, तो पंजाबी निकला है, 85 से कौन भाषा निकला है, पंजाबी भाषा, ठीक है। मागधी से बात करें, देखिए भोजपुरी, जो भोजपुरी गाने निकले हैं, ठीक है, भोजपुरी और मगही मैथिली, मगही और मैथिली, ठीक है, मगही और मैथिली किससे निकली है, मागधी से। मादगी की बात करें, देखिए अवधि, अवधि, देखिए सॉरी अवधि इस तरीके से लिखी जाएगी, अवधि, बघेली, बघेली और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। देखिए ABC याद रखिएगा, याद हो जाएगा, ए से अवधि, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी, अर्धमागधी से ABC याद रखिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत प्रश्न आते हैं, इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मागधी से भोजपुरी, मगही, मैथिली निकली हुई है, अर्धमागधी से अवधि। आगे देखिए, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है। देखिए अघोष आपको बताना है, तो देखिए वर्ण का पहला और दूसरा जो होता है वो अघोष होता है ना, अघोष होता है। और कौन अघोष होते हैं, देखिए तीनों स, ये वाला श और ये वाला श और ये वाला स, ये भी क्या होता है, अघोष होता है। तो पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। देखिए जैसे क और ख, ये क्या है, अघोष है। च और छ, ये क्या है, अघोष है। इसी तरीके से ट और ठ, यानी पहला और दूसरा वर्ण। देखिए इसमें देख लेते हैं, इसमें तो तीसरा आ जा रहा है, तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि तीसरा और चौथा और पांचवा ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं, सघोष कह ले या घोष कह ले, ठीक है। तो तीसरा चौथा पांचवा नहीं आना चाहिए। देखिए इसमें आ गया तो ये तो नहीं होगा, ड है ये भी नहीं होगा, प फ, देखिए ये राइट होगा कि पहला दूसरा क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। नीलकंठ यौगिक है और नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए नीलकंठ में कौन सा शब्द है, रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है। देखिए रूढ़ शब्द क्या होता है, देखिए रूढ़ शब्द होता है जिसमें संधि ना आए, ठीक है, संधि भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं सरल भाषा में बताऊं समझने के लिए आप लोग को, उसमें समास भी कोई भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है, और उसमें कोई उपसर्ग भी ना लगा हो, ठीक है, याद रखिएगा, उसमें कोई प्रत्यय भी ना लगा हो, ठीक है, प्रत्यय भी ना लगा हो, तो वो क्या होता है, आपका रूढ़ होता है। जैसे जल, देखिए जल में कोई संधि है, नहीं है, कोई समास है, नहीं है, उपसर्ग है, नहीं है, प्रत्यय नहीं है, यानी जिसको तोड़ा ना जा सके, तोड़ ले तो उसका सही सार्थक अर्थ ना निकले, तो वो होता है रूढ़ शब्द, ठीक है। जैसे जल ना। यौगिक शब्द होता है जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे देखो दो शब्दों से जो मिलके बनता है, दो शब्दों से मिलकर बनता है, दो शब्दों से मिलकर बनता है। जैसे देखिए, जैसे देखिए कर्जदार, कर्ज एक शब्द होता है, दार भी एक शब्द होता है, दार कहे तो प्रत्यय है, ठीक है, कर्जदार। और देखिए कुपुत्र, कु मतलब बुरा होता है, पुत्र भी पुत्र होता है। देखिए यहाँ पे उपसर्ग लगा अगर बात करूँ तो दो शब्दों से जब मिलकर बना रहता है तो यौगिक होता है। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस शालय, ठीक। योग रूढ़ क्या होता है, बहुब्रीहि समास, जहाँ भी बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास मतलब तीसरा पद जब प्रधान हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, योग रूढ़ शब्द होता है। जैसे देखो लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश जी, ठीक है, लंबोदर। चक्रपाणी, ठीक है, चक्रपाणी,
तो यहाँ पे क्या है, योग गुरुड़ है। देखो नीलकंठ श्री कृष्ण सॉरी शिव जी की प्रधानता आ रही है, नीलाकंठ किसका है, शिव जी का है, तो वो शब्द होते योग गुरुड़। राइट आंसर होगा क्या होगा, सी हो जाएगा। ने करता ने अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए कारक कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव संबंध काके की और नाने नी ना और अधिकरण में पे पर रारेरी, ठीक नहीं रारेरी आती है, ठीक। देखिए कर्ता ने, तो कर्ता ने यही हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, पहला ही होगा, ठीक है। आगे देखिए इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए डिबिया, डिबिया तो वैसे भी वो स्त्रीलिंग होगी, डिबिया छोटी डिबिया, बड़ी डिबिया। देखिए दात्री भी स्त्रीलिंग, दाता तो पुल्लिंग होता है और दात्री क्या होता है, स्त्रीलिंग। देख क्या बताना है, पुल्लिंग बताना है। तो जीव देखिए खटमल, तो जीव तो स्त्रीलिंग है, खटमल क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग क्या है, खटमल। आगे देखिए कविता का बहुवचन है, कविता का बहुवचन कविताएं, कविताएं, कविताइयाँ और देखिए कविताएं। बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। देखिए ये होता है बी वाला, कविताएं, ठीक है। देखिए ये आपका राइट आंसर होगा कविताएं। आगे देखिए जीवैषणा का सही संधि विच्छेद कीजिए। देखिए क्या होगा, जीव प्लस एषणा, जीव प्लस एषणा, आय की मात्रा जब भी आए तो अ और ए में थोड़ा मैंने कहा था ए में, तो देखिए क्या होगा, जीव प्लस एषणा होगा, ठीक है। देखिए जीव प्लस एषणा, अब ये वाला एषणा की ये वाला, देखिए ये एषणा शब्द होता है, ये नहीं होता, तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। जीव प्लस एषणा, एषणा ऐसे लिखा जाता है न कि ऐसे, याद कर लीजिएगा, ठीक। जीव। आगे देखिए इनमें से कौन सा प्रश्न स्वर है, ठीक है, पश्च स्वर। देखिए यहाँ प्रश्न नहीं पश्च है, ठीक है, पश्च, पश्च स्वर बताना है, जैसे अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है इसमें से पश्च स्वर कौन सा है। मैंने उस दिन बताया था अग्र स्वर कौन सा होगा, ठीक है, मध्य स्वर कौन सा होगा और पश्च स्वर, ठीक है। देखिए अगर अग्र स्वर की बात करें तो मैंने बताया था जो आगे की तरफ झुकी, जैसे ई आगे की तरफ झुक रहा है, ये वाला ई भी आएगा, और देखिए और ए भी आएगा और ए भी आएगा, ठीक है। सुई से भी बताया था, सुई स से। देखिए मध्य में क्या होता है, अ होता है, और बाकी जो भी बच्चे वो क्या होता है, पश्च होता है। तो देखिए ई तो अग्र स्वर होगा, ये भी अग्र स्वर, ये मध्य स्वर होगा, ये क्या होगा, आ पश्च। देखिए अगला प्रश्न, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। मैं आदर सहित, देखिए मैं नमस्कार आदर सहित करता हूँ, देखिए नमस्कार, देखिए आदर सहित, तो ये आदर सहित ये नहीं होगा, ठीक है। सादर मैं प्रणाम करता हूँ, देखिए ये भी नहीं होगा। मैं आदर पूर्ण नमस्कार करता हूँ, देखिए मैं आदर पूर्ण नमस्कार करता हूँ, ये भी गलत है, ठीक है। मैं सादर नमस्कार करता हूँ, देखिए ये आपका राइट है, मैं सादर नमस्कार। देखिए अगला प्रश्न, हर्ष शब्द का विलोम, विलोम शब्द बताना है। देखिए क्या होगा, विषाद होगा, हर्ष मीन्स खुशी, विषाद मीन्स क्या होता है, दुख होता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों ने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय।